रात को वो मुझे दरगावती तवाइफ या नीम तवाइफ के पास ले गया। दरगावती का मकान आबादी से बाहर अलग थलग जगह पर वाक़ था। वहाँ इमली और नीम के बड़े दरख्त थे। मकान क्या था, एक पुरानी खस्ता हाल एक मंजिला कोठी थी जिसकी बैरूनी दीवारें बारिश और धूप की वजह से काली हो रही थी। सैन में घास उग रही थी। कोठी की चारदीवारी की हालत भी बड़ी शिकस्ता थी। बरामदा के सतून फूलदार बेलों में छुप गए थे। बरामदे के आगे एक चौकीदार स्टूल पर डंडा घुटनों पर रखे बैठा बीड़ी पी रहा था। वो मेरे टैक्सी ड्राइवर को जानता था। ड्राइवर ने उसे कहा, रामू भाई, सरदार जी दिल्ली के बहुत बड़े रईस हैं, दरगाह भाई से मिलने आए हैं, जरा अंदर खबर कर दो। बरामदे के आगे कमरे का दरवाजा बंद था। एक बल्ब बरामदे के बाहर जल रहा था जिसकी रोशनी सारे सहन और दरख्तों में फैली हुई थी। चौकीदार बोला, भाई जी के पास आदमी बैठे हैं, फिर किसी वक्त आना। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर चौकीदार को दिया और कहा, यार तू क्यों नाराज होता है, दरगाह बाई से कहो हम थोड़ी देर बैठकर चले जाएंगे। चौकीदार ने 100 रुपए का नोट सदरी की जेब में ठोंसा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर से तबले घुंघरुओं की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बड़ी खामोशी छाई हुई थी। ड्राइवर हंसकर बोला, महाराज आपने बड़ा अच्छा किया, मगर 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी, 10-15 रुपए में ही ये राजी हो जाता। मैंने कहा, ठीक है यार, ठीक है। चौकीदार ने अंदर जाकर दरगाह बाई के आगे न जाने मेरी कितनी तारीफ की होगी कि मैं एक रईस सरदार जी हैं, दिल्ली से खास तौर पर मिलने आए हैं। बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बाई जी तो राजी नहीं होती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया है, आइए मेरे साथ। टैक्सी ड्राइवर मेरे साथ चलने लगा तो मैंने उसे वहीं रोक दिया। तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो। टैक्सी ड्राइवर मायूस सा होकर पीछे हट गया। मैं चौकीदार के साथ एक कमरे में से गुजरकर दूसरे कमरे के दरवाजे के पास आ गया। उस कमरे का दरवाजा बंद था। चौकीदार ने मुझे वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। 1 मिनट बाद वापस आया। आइए सरदार जी। उसने दरवाज़ा खोला। मैं कमरे में दाखिल हो गया। सबसे पहले मुझे हिना के अतर की खुशबू आई। कमरे में छत के साथ एक फानूस रोशन था। कालीन बिछा हुआ था। दीवार के साथ सोफे लगे थे। ये किसी तवाइफ का कमरा नहीं लगता था। सोफे पर टेबल के पास एक 20-22 साल की जवान औरत हल्के नीले रंग की रेशमी साड़ी पहने संवरी बैठी थी। उसने सोने के मुख्तसर से जेवर पहन रखे थे। रंग खिलता था। माथे पर सुर्ख बिंदिया लगी थी। बहुत खूबसूरत नहीं थी, मगर नैन नक्श बड़े दिलकश थे। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई, जरा सा मुस्कुराकर मुझे प्रणाम किया और बड़ी साफ उर्दू में बोली, महाराज क्षमा कर दीजिएगा, आज असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे भी बहुत कम लोगों से मिलती हूँ। बैठिए, आप क्या पिएंगे। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया और सिखों की तरह अपनी दाढ़ी पर 2-3 बार हाथ फेरा और कहा, दरगावती जी, आपके बारे में बिल्कुल ठीक सुना था। आप तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं और आपका इखलाक भी बहुत अच्छा है, वरना आप मिलने से इनकार भी कर सकती थी। मैं भी आपका गाना सुनने नहीं आया, बस आपके दर्शन करने दिल्ली से रेवाड़ी आया हूँ। आपकी इतनी तारीफ सुनी कि मन आपके दर्शनों को मचलने लगा। चौकीदार दरवाजा बंद करके जा चुका था। दरगावती अपनी तारीफ से खुश हुई थी। उसने टेबल लैंप के करीब तिपाई पर एक जानिब लगा हुआ बटन दबाया। मुझे कोठी के किसी कमरे से आती घंटी की दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। दरगावती कहने लगी, सरदार जी, महाराज, वो लोग खुद अच्छे लोग हैं, मेरी तारीफ करते हैं। मैं तो सीधी सादी सी औरत हूँ। एक नौजवान खादमा अंदर आई। उसने झुकते हुए मुझे प्रणाम किया और गावनी ने उसे चाय लाने को कहा और दरगावती ने उसे चाय लाने को कहा। क्योंकि कमरे में थोड़ी थोड़ी ठंड थी, अगरचे रेवाड़ी में सर्दियों का मौसम इतना शदीद नहीं था जितना दिल्ली में था। मैंने दरगावती को बताया कि मेरा जालंधर के जमींदार घराने से ताल्लुक है। दिल्ली में हमारी 2 कोठियां हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में BSc किया हुआ है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में BSc करने वाली बात मैंने एक खास मकसद को सामने रखकर कही थी। दरगावती मेरी बातें कुछ तवज्जो और ज्यादा बेनियाजी से सुनती रही। लगता था कि वो मजबूरन वहां बैठी हुई है। खादमा ट्रे में चाय और मिठाइयाँ लेकर आ गई। दरगावती ने खास पेशावराना अंदाज में चाय बनाकर मुझे पेश की। मैंने जेब से 100 रुपए के 10 नोट निकालकर दरगावती को पेश किए। दरगाह जी, मेरी तरफ से ये छोटी सी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। मैंने देखा कि दरगावती का चेहरा एकदम खिल उठा था। पहले जो उस पर बेजारी की एक लहर तारी थी, वो बिल्कुल गायब हो गई। उसने नोट लेते हुए बड़ी पेशावराना
अंदाज से कहा, महाराज इसकी क्या जरूरत थी, आज तो मेरे साजंदे भी यहाँ नहीं हैं, आपको गाना भी ढंग से न सुना सकूंगी। मैंने चाय का घूंट भरकर कहा, दरगाह जी हम सिर्फ आपका गाना सुनने थोड़े आए हैं, हम तो आपके सिर्फ दर्शन चाहते थे, गाना फिर सुन लेंगे, ऐसी जल्दी क्या है। मैं सिखों की तरह कभी अपने आप को मैं कहता और कभी उस इलाके के रवाज के मुताबिक हम कहने लगता। कमरे में तवाइफों वाला माहौल नहीं था, लगता था कि गाने बजाने वाला कोई दूसरा था। वहां मुझे सिवाय नौकरानी के कोई दूसरी औरत या मर्द नजर नहीं आया था। दरगाहवती अब बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी बातें सुन रही थी और खुद भी मुझसे खोलकर बातें करने लगी थी। 1000 रुपए ने बड़ा काम दिखाया था। तवाइफों के ताले सिर्फ रुपए की चाबी से खुलते हैं। दरगाहवती भी एक तवाइफ थी, अगरचे भारत के बड़े शहरों की तवाइफों के इहाते में उसका स्वभाव घरेलू औरतों ऐसा था। कुछ देर बैठने के बाद मैं उठकर चलने लगा तो वो भी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, खाना खाकर जाइएगा महाराज। मैंने दरगाहवती के कंधे पर हाथ रखकर जरा सा दबाया और कहा, सोनियो कल फिर आएंगे। दरगाहवती शर्मा गई, बोली, कल जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। दूसरे कमरे का दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई। मेरा ड्राइवर बरामदे के बाहर चौकीदार के पास स्टूल पर उसके साथ ही टिक कर बैठा हुआ था। मुझे देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। टैक्सी मेरे होटल की तरफ जा रही थी। ड्राइवर बड़ा खुश था क्योंकि मैंने दरगाहवती की बड़ी तारीफ की थी। मैं होटल के बाहर टैक्सी से उतरा तो ड्राइवर बोला, महाराज कल किस वक्त आऊं। अब मुझे इस शख्स की जरूरत नहीं थी, मुझे उससे जो काम लेना था मैं ले चुका था। मैंने कहा, कल आने की जरूरत नहीं, तुम परसों आ जाना, कल मैं आराम करूंगा। दूसरी रात मैं अकेला ही साइकिल रिक्शे में बैठकर दरगाहवती के घर पहुंच गया। उसने मेरी बड़ी आवभगत की। 2-3 आदमी पहले से वहां बैठे थे। मेरे आने पर दरगाहवती ने उन्हें रुखसत कर दिया। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। ये कमरा छोटा था, कालीन चांदनी बिछी हुई थी, गाँव तकिए लगे थे, गुलदान पड़े थे, एक सारंगी वाला और एक तबले वाला बैठा था। पूरा तवाइफों वाला माहौल था। मैं गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। नौकरानी ने ट्रे में शराब की बोतल और 2 गिलास लेकर आ गई। मैंने दरगाहवती से कहा, दरगाहवती मैं शराब नहीं पीता, चाय मंगवा लें, चाय जरूर पीऊंगा। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। तज्जुब है, आप शराब नहीं पीते, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पीऊंगी, मैं भी आपके साथ चाय पीऊंगी। चाय के साथ बिस्किट और मिठाइयाँ भी थीं। चाय पीते हुए दरगाहवती हार सामने रखकर उसे तबले और सारंगी के साथ मिलाती रही। फिर उसने एक गजल छेड़ी। उसकी आवाज़ आम तवाइफों जैसी थी, कोई खास बात नहीं थी। मैं उसे 100-100 रुपए वेलें देता रहा। साजंदे भी हैरान हो रहे थे कि 100-100 रुपए की वेल अमीर से अमीर तमाशबीन भी कम ही देता है। मैंने 100 रुपए की एक वेल साजंदों को भी दे दी। रात मैंने दरगाहवती के गाने पर 2000 रुपए लुटा दिए, मगर ये रुपए मेरी मजबूरी थी। मैं अपने कमांडो प्रोजेक्ट की बुनियादें इस्तवार कर रहा था। रात 1 बजे मैं दरगाहवती के घर से वापस होटल में आया। 4 दिनों में मैंने दरगाहवती पर पैसे खर्च कर दिए कि वो मुझसे बेहद मुतासिर हुई और मेरा दम पड़ने लगी। मुझे मालूम था कि हफ्ते की शाम को रामगढ़ राजस्थान के खुफिया न्यूक्लियर प्लांट या एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर सरदार अर्जन सिंह सोढ़ी आने वाला है। मैं जुम्मे की रात को उसके घर से जुदा होने लगा तो मैंने उसे कहा, दरगाह जी अब कल आपके फिर दर्शन होंगे। दरगाहवती ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और बड़े इज्जत के साथ बोली, जसवंत जी अब हमारी आपस में काफ़ी बेतकल्फ़ी हो गई थी। तवाइफों के यहाँ रुपए के हाथ बड़े होते हैं, वहाँ रुपया दरमियान के साथ हिजाबात उठा देता है और महीनों की चंद घंटों में तय हो जाती है। चुनांचे अब वो मुझे कभी महाराज और कभी सरदार के मूड में होती तो जसवंत जी कहकर पुकारने लगती थी। उसने कहा, जसवंत जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, कल मेरे एक मेहरबान और मिलने वाले आ रहे हैं, कल मैं आपसे नहीं मिल सकूँगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने उसे मजीद बिल्कुल ना पूछा कि उसका ये मेहरबान और पुराना दोस्त कौन है। पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी, मुझे तो मालूम था कि सरदार अर्जन सिंह सोढ़ी आ रहे हैं। मैंने दरगाहवती को अपने साथ लगा लिया और प्यार से उसके बालों को बहलाने लगा। कोई बात नहीं दरगाह जी, मैं कल दिल्ली का एक चक्कर लगा लूँगा, कुछ रुपए भी तो लाने हैं। वो हंसती। मैंने भी थोड़ा हंस कर उसके रुखसार को प्यार किया और 2-1 रोज़ बाद आने का कहकर वापस अपने होटल में आ गया। मैंने उसी वक्त सुबह दिल्ली जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। उसकी वजह एक तो ये थी कि मेरे पास पैसे तकरीबन ख़त्म हो गए थे और अभी दरगाहवती प्रोजेक्ट पर थोड़ी सी मजीद सरमायाकारी की ज़रूरत थी।
दूसरे, मैंने दरगावती से जो ये कह दिया था कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बीए किया हुआ है, तो उसका मुझे एक जेली सर्टिफिकेट भी बनवाना था, क्योंकि आगे चलकर उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली थी। मैं सुबह सुबह एक बस में बैठकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। दिल्ली वहां से ज़्यादा दूर नहीं था और रेवाड़ी से बसें चलती ही रहती थीं। दिल्ली पहुंचकर मैंने गुल खान को एक ख़ास नंबर पर टेलीफोन किया और बताया कि मैं आ गया हूं और उसके निज़ामुद्दीन औलिया वाली आबादी के मकान पर जा रहा हूं। गुल खान ने कहा, मैं रात को ही आ सकूंगा। मैंने कहा, तो फिर प्रोफेसर जमशेद को भी साथ लेते आना, एक ख़ास मामले में उनका मशवरा ज़रूरी है। गुल खान ने कहा कि वो प्रोफेसर को लेता आएगा। मैंने उसे फ़ोन भी मज़ार शरीफ वाले मेन गेट से थोड़ी दूर जो पब्लिक टेलीफोन बूथ था वहीं से किया था। वहाँ मुग़ल शहज़ादे की कब्र पर गया, फातिहा पढ़कर उसकी रूह को सवाब पहुँचाया और ये सोचता हुआ खान के पुराने मकान की तरफ चल पड़ा कि मुग़ल शहज़ादे की रूह ने मुझ पर नाजिल होने वाली जिस आफत का जिक्र किया है, खुदा जाने वो कब अचानक नाजिल हो जाए। बहरहाल इस बारे में मुझे एक अलग परेशानी सी ज़रूर लग गई थी, क्योंकि यकीन था कि नेक रूहें अगर आकर कोई बशारत दें तो वो गलत बशारत नहीं होती। मकान था, उसकी चाबी हमने एक ख़ास जगह छुपाई हुई थी। मैंने वहाँ से चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला और कमरे में आकर बैठ गया। अब मुझे वहाँ बैठकर रात होने का इंतज़ार करना था। इंतज़ार करने की मुझे आदत थी, बल्कि ये बात मेरी कमांडो ट्रेनिंग में शामिल थी। मैंने रेवाड़ी के बस अड्डे से तहैया करके चला था। दोपहर के वक्त बाहर जाकर एक होटल से खाना खाया। मैं चूँकि अपने असली हुलिये में नहीं था बल्कि सिख नौजवान के भेष में था, इसलिए मुझे ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं कमरे में लेट गया। मुझे नींद आ गई। कोई 4-5 बजे मेरी आंख खुली। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, जल्दी शाम पड़ गई, फिर रात हो गई। मैं कमरे के कोने में मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। खिड़की का सिर्फ एक पट मैंने थोड़ा सा खोल रखा था ताकि बाहर के हालात से बाखबर रहूं। रात ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी कि गुल खान और प्रोफेसर जमशेद भी आ गए। गुल खान मेरे लिए खाना साथ लाया था। मैंने खाना खाते हुए उन्हें सारे वाक़यात बयान कर दिए। उस वक्त मैंने उन्हें अपने मंसूबे की पूरी तफसील बयान कर दी, लेकिन मैं ये अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद सुन लेंगे कि मैंने राजस्थान रामगढ़ ज़ेर ज़मीन भारतीय एटमी रिएक्टर में दाखिल होने का क्या मंसूबा बनाया था। मैंने प्रोफेसर जमशेद से कहा कि मुझे जसवंत सिंह सोडी के नाम का एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें यह दर्ज हो कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बीएससी किया है। वो और गुल खान आपस में मशवरा करने लगे। गुल खान कहने लगा, ये सर्टिफिकेट तुम्हें कब चाहिए? मैंने अंदाज़ा लगाकर उसे बताया कि मुझे हफ्ता 10 दिन के बाद ये सर्टिफिकेट ज़रूर मिल जाना चाहिए। गुल खान बोला, फिक्र न करो, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे कमांडो मिशन का मंसूबा बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। फिर गुल खान से कहा, जिस रोज़ मैं तुम्हें ख़त लिखूं उसके दूसरे दिन तुम खुद और अपने साथी को लेकर रेवाड़ी मेरे होटल में पहुंच जाना, लेकिन होटल में रात के वक्त आना। मैंने उसे होटल का एड्रेस और कमरा नंबर लिखवा दिया था। वो कहने लगा, मैंने इसका पूरा इंतज़ाम कर दिया हुआ है, तुम्हारा ख़त मिलते ही हम दिल्ली से रेवाड़ी चलेंगे। प्रोफेसर जमशेद ने पहले तो मुझे सिख के हुलिये में देखकर पहचाना ही नहीं था, फिर पहचान लिया और हंस कर बोला, सरदार जी तुम तो पूरे सिख बन गए हो। मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में पूछा कि मेरे बारे में पुलिस की सरगर्मियां किस मकाम तक पहुंची हैं। गुल खान अपने सराक रसां के जरिए उसके मुतालिक पूरी खबर रख रहा था। कहने लगा, ताज़ा इतलाक के मुताबिक तुम्हारी तस्वीर लखनऊ, कानपुर और पंजाब पुलिस को भी दे दी गई है। खुफिया पुलिस तुम्हारी तलाश में है, मगर उनका ख्याल है कि तुम पाकिस्तान वापस जा चुके हो। मैंने कहा, बस कुछ अरसे तक उन्हें इसी गलतफहमी में मुब्तला रहना चाहिए जब तक हमारा रामगढ़ एटमी रिएक्टर वाला मिशन मुकम्मल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि पुलिस मेरे बारे में बिल्कुल लाइल्म रहे। गुल खान और प्रोफेसर जमशेद दूसरे दिन शाम को आने का कहकर चले गए। दूसरा दिन भी मैंने कुछ वक्त कमरे में सोकर और कुछ बाहर टहलते हुए गुजार दिया। शाम को मेरे दोनों मास्टर सिपाही आ गए। गुल खान को मैंने मजीद कुछ रुपयों के लिए कहा था, वो ये रुपए भी लेकर आया था। शुरू रात हमने मिलकर खाना खाया और मैं रेवाड़ी जाने के बाद वहां से बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अब मेरा वहां कोई काम नहीं था और हफ्ते का दिन बल्कि हफ्ते की रात गुजर चुकी थी, जो रात एटमी सेंटर के डायरेक्टर सरदार अर्जुन सोढी ने दरगावती के यहाँ गुजारनी थी। मैं इतवार के रोज ही रेवाड़ी पहुंच गया। होटल के मैनेजर ने बताया कि इस दौरान मेरा टैक्सी ड्राइवर 2-3 बार आकर मेरा पूछ गया था। दोपहर मैंने होटल के कमरे में गुजार दी। शाम को उठा, नहा धोकर कपड़े बदले। सिखों वाली जो बड़ी पगड़ी रखी हुई थी उससे मुझे बड़ी उलझन होती थी। अगरचे ये कोई बोझ नहीं था, मगर मुझे ऐसे महसूस होता जैसे किसी ने मेरा सर जकड़ दिया है।
शाम मेरा टैक्सी ड्राइवर आ गया। मैंने सोचा कि उसको हमेशा के लिए गालियां वगैरह देकर अपने से अलग कर देना चाहिए। फिर कुछ सोचकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। कहने लगा, महाराज आप दिल्ली क्यों चले गए थे? मैं तो परेशान हो गया कि भगवान खैर करे। मैंने उसे गुस्से में आकर कहा, क्यों ओए खोते दे पुत्रा, मैं दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? और तुम परेशान क्यों हो गए? मैं तुम्हारे पैसे मारकर चला गया था। टैक्सी ड्राइवर ने फौरन हाथ जोड़ दिए और आजिज़ी से बोला, महाराज जी, मैं आपका नौकर जो हुआ, नौकरों को अपने मालिक की चिंता तो रहती ही है। आदमी बड़ा चालाक था। मैंने उसे 20 रुपए दिए और कहा, चल मुझे गुरुद्वारे ले चल, माथा टेकना है। टैक्सी रेवाड़ी के गुरुद्वारे की तरफ जा रही थी। वो मुझसे दरगाहवती के बारे में पूछने लगा। मैंने कदरे बेतलकी से कहा, अच्छी औरत है, बस 2-1 बार गया हूँ, आज हुक्म करो, मैं कोई नई चीज दिखा देता हूँ। मैंने उसे डांट दिया, बकवास न कर ओए जंगली आदमी। वो चुप हो गया। गुरुद्वारा आ गया। मैंने अंदर जाकर गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेका, प्रसाद लिया, गुरबानी का पाठ किया और वापस हुआ। इस दौरान मैं चारों तरफ माहौल का जायजा लेता रहा और मोहतात रहा। गुरुद्वारे से बाहर निकलकर टैक्सी की तरफ बढ़ा तो वहां 2 पुलिस के सिपाही नजर आए। मैं जरा ऊंची आवाज में गुरबानी का पाठ करता टैक्सी में बैठ गया। पुलिस वालों ने मेरी तरफ कोई खास तवज्जो ना दी। उनकी वैसे ही वहां ड्यूटी लगी होगी। सिख बन जाने यानी सिख नौजवान का रूप धार लेने से मुझे ये बहुत बड़ा फायदा हुआ था कि इस ख्याल से मेरे जहन पर जो तनाव और दबाव सा रहता था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, वो काफी हद तक दूर हो गया था। उसके बावजूद मैं चारों तरफ से बाखबर रहता था। होटल पहुंचकर मैंने टैक्सी ड्राइवर को यह कहकर चलता किया कि वो कल दिन में किसी वक्त आकर पता कर जाए कि मुझे कहीं जाना तो नहीं है। वो प्रणाम करके चला गया। रात को मैं दरगाहवती के मकान पर जा पहुंचा। मेरी जेब में पूरे 1000 रुपए के नोट थे। मैंने भी खूब अतर लगाया हुआ था। रेवाड़ी में ही मैंने उसके लिए अतर की शीशी खरीद ली थी। उसका मैंने दरगाहवती को तोहफा पेश किया तो बड़ी खुश हुई। वो बड़ी बनी सवरी थी और कोई सेठ किस्म का मोटा लाला उसके पास बैठा पान चबा चबा कर मुंह मार रहा था। दरगाहवती ने लाला जी को 2-3 बातें करके रुखसत कर दिया। वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में आ गई। मेरे लिए फल और मिठाइयाँ आ गईं। चाय का दौर चलने लगा। दरगाहवती ने मुझे 2-3 ठमरियाँ सुनाई। मैंने 1000 रुपए उस पर निछावर कर दिया। अब मैं हर रात उसके पास जाता, उसका गाना सुनता और 1000-1200 रुपए उस पर निछावर करके वापस आ जाता। इस तरह 6 दिन गुजर गए। फिर हफ्ते की रात आ गई। दरगाह ने मुझसे माजरत की कि कल रात मैं फारिग नहीं होंगी। कल हफ्ते की रात है, मेरे मेहरबान और पुराने मिलने वाले आ रहे हैं। हफ्ते की रात आपको तो मालूम ही है, वो मेरे पास गुजारते हैं। कल की रात मेरे लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने दरगाहवती को प्यार करते हुए कहा, बादशाहो फिक्र की कौन सी बात है, ठीक है तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे तो बहुत प्यार करने वाले होंगे। चलो मैं भी दिल्ली अपने माता पिता से मिल आता हूँ, इतवार को वापस आऊँगा। मैं उसी रात की सुबह को एक बार फिर दिल्ली पहुँच गया। इस बार मैंने जानबूझकर बस में सफ़र किया कि वहाँ लोगों की नज़रों में ना आ जाऊँ, क्योंकि रेवाड़ी छोटा शहर था और मैं बस से दिल्ली रवाना होते हुए लोगों की नज़रों में आ सकता था। मैंने ट्रेन पकड़ ली, आ गया। आते ही गुल खान को फ़ोन किया। उसने ये अच्छी खबर सुनाई कि मेरा BSc का सर्टिफिकेट तैयार होकर आ गया है। मैंने गुल खान से कहा, तुम दोपहर को ही मेरे पास आ जाओ, रात होने का इंतज़ार न करो। वो दोपहर को आया और साथ मेरे लिए खाना चाय वगैरह भी लेता आया। उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का BSc का सर्टिफिकेट था। ऐसी उम्दा नकल तैयार की गई कि हूबहू असली लगता था। यूनिवर्सिटी की मोहरें भी लगी थी और उस ज़माने में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चांसलर था उसके भी पक्के दस्तखत मौजूद थे। सर्टिफिकेट पर यह भी लिखा हुआ था कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स के मजमून में BSc दर्जा अव्वल में पास किया है। गुल खान कहने लगा, मैंने इसकी एक फ़ोटो कापी करवा कर अपने पास रख ली है, तुम असली सर्टिफिकेट ले जाना। वैसे अगर ये गुम हो जाए तो दूसरा जेली सर्टिफिकेट भी तैयार हो सकता है। मैंने गुल खान से कहा, गुल भाई अब कमांडो एक्शन का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जाने के बाद दूसरे दिन अपने खास आदमी को लेकर रात के वक्त मेरे होटल रेवाड़ी पहुंच जाओ। अपने साथ पिस्तौल और एक बड़ा चाकू लाना मत भूलना। पिस्तौल तुम्हारे पास रहेगा और चाकू दूसरे आदमी के पास होगा। हमने एक बार फिर अपने मंसूबे की सारी तफसील को दोहराया और मैंने उसे अच्छी तरह से ज़हन नशीन करा दिया कि इन लोगों को किसी तरह गुंडों का किरदार अदा करना होगा। गुल खान बोला, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, हम परसों रात तुम्हारे पास होंगे। वो दिन और उसका अगला दिन मैंने दिल्ली में उसी मकान में गुजारा और दूसरे दिन की रात को वापस रेवाड़ी आ गया। उससे अगली रात गुल खान भी अपने साथी को लेकर मेरे होटल का पता मालूम करके मेरे पास पहुंच गया।
उसके साथ एक बॉडी बिल्डर टाइप का नौजवान था जो अपने ग्रुप का ही बाएतमाद नौजवान था। उसमें इस्लाम का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। वो कश्मीर के महाज पर भी लड़ चुका था और बकौल उसने कई डोगरा फौजियों को हलाक किया था। दोनों पतलून कमीज में थे और बंद गले की ओनी जर्सियां पहनी हुई थी। रेवाड़ी में दिन के वक्त इतनी ठंड नहीं पड़ती थी मगर रात को सर्दी हो जाती थी। मैंने रात का खाना इकट्ठे ही खाया। उसके बाद दोनों ही चले गए। वो स्टेशन के पास होटल में ठहरे हुए थे। दूसरे दिन रात को मुझे अपने कमांडो मंसूबे के पहले मरले पर अमल शुरू करना था। मैं रात की बजाय शाम को ही दरगावती के मकान पर चला गया। 1 घंटा उसका गाना सुना, उस पर कुछ रुपए निछावर किए और कहा, दरगाह जी आज किसी सिनेमा में जाकर फिल्म देखी जाए, बड़ा दिल चाह रहा है। वो जरा सोचने लगी तो मैंने कहा, बस इनकार न करना दरगाह जी, मेरा दिल टूट जाएगा। रात का शो देखेंगे, मैं जाकर टिकट बुक करा आता हूँ, बड़ी अच्छी फिल्म चल रही है। दरगावती ने मुस्कुराकर कहा, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। रेवाड़ी में 1-2 ही सिनेमा हाउस थे। उस जमाने में एक सिनेमा हाउस नया नया बना था, जाने वहाँ कौन सी इंडियन फिल्म चल रही थी, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। इतना याद है उसमें दिलीप कुमार ने काम किया था। मैंने गैलरी की 2 सीटें बुक करा ली। वापसी पर उसका जायजा लेने लगा। जहां मुझे दरगावती के साथ रक्षा या टैक्सी में गुजरना था, वहां से कुछ फासले पर मैं गुलखान के पास उसके होटल में गया। उसे बताया कि आज रात हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, वापसी पर एक्शन प्ले होगा। मैंने इन दोनों को साथ लिया एक टैक्सी में और दूर से उन्हें दरगावती का मकान दिखा दिया। गुलखान बोला, हम रात का आखिरी शो टूटने के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने उसे बता दिया था कि दरगावती के मकान में रात को सिवाय साजंदों के और मर्द नहीं होता। आधी रात के बाद अगर उसका कोई आदमी आ जाता हो तो उसकी मुझे खबर नहीं, मगर रात 12 बजे 1 बजे तक वो अकेली ही होती है। दोनों वापस चले गए। मैंने दरगावती के पास आकर उसे सिनेमा के टिकट दिखाए। सोनियो, तैयारी शुरू कर दो। दूसरा शो शुरू होने में थोड़ा वक्त ही रह गया था। दरगावती ने नई मगर सादा साड़ी निकालकर पहनी और चौकीदार को भेजकर टैक्सी मंगवाई। साजंदों से कहा कि वो उसके वापस आने तक घर पर ही रहें। हम दोनों टैक्सी में बैठकर सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गए। गुलखान और उसके साथी को मैंने पहले ही बता दिया था कि उन्हें किस वक्त आना है और क्या करना है। फिल्म देखकर हम वापस आए तो रात 1 बज रहा था। दोनों साजंदे कमरे में सो रहे थे। दरगावती ने उन्हें उठाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पहरा देने के लिए कहा था और तुम लंबी तान कर सो रहे हो, जाओ पीछे अपनी कोठरी में जाकर सो। दोनों साजंदे उठकर चले गए। मालूम हुआ कि वो कोठी के पीछे किसी कोठरी में रात को सोते हैं। एक लम्हे के लिए मुझे कुछ फिक्र लगी, लेकिन ये सोचकर मुतमईन हो गया कि साजंदे कोठरी में जाते ही सो जाएंगे और वैसे भी मेरे मंसूबे में पिस्तौल के फायर का धमाका शामिल नहीं था। दरगावती कहने लगी, जसवंत जी आज यहीं पर सो जाओ, कल होटल में इस वक्त जाओगे। कहाँ होटल में इस वक्त जाओगे? मुझे तो हर हालत में वहीं ठहरना था। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोट उतारकर सोफे पर बैठ गया। दरगावती दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चली गई। मैंने वक्त देखा, गुलखान के आने में आधा घंटा रह गया था। दरगावती वापस आई तो उसने सिल्की नाइटी पहन रखी थी, जिसमें से उसके जिस्म के पेचोखम नुमायां होकर नजर आ रहे थे। वो मेरे पास बैठने लगी तो मैंने कहा, मेरी जान जी, जरा मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें दूर से देखना चाहता हूँ, तुम इस लिबास में बहुत प्यारी लग रही हो। बात यह थी कि मंसूबे के मुताबिक उसे मेरे साथ नहीं बल्कि सामने वाले सोफे पर बैठना चाहिए था, जिसके पीछे दूसरे कमरे का दरवाजा था। मैंने इत्मीनान कर दिया था, उस दरवाजे को अंदर से चिटखनी नहीं लगी थी। दरगावती शर्माती हुई दरवाजे के साथ वाले सोफे पर बैठ गई। मैं उसके हुस्न की, उसके जिस्म की तारीफें करने लगा, साथ साथ दीवार पर लगे कलाक को भी देख लेता था। गुलखान के आने में 5-7 मिनट रह गए तो मैं होशियार होकर बैठ गया। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि धड़ाक से दरवाजा खुला और गुलखान और उसका साथी इस हालत में अंदर दाखिल हुए कि गुलखान के हाथ में पिस्तौल था और उसके साथी के हाथ में बरहना खंजर था। प्रोग्राम के मुताबिक गुलखान ने आते ही दरगावती की गर्दन में बाजू डाला और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल उसकी कनपट्टी से लगा दिया। उसने छलांग लगाकर मेरे पीछे आ गया और खंजर मेरी गर्दन पर रख दिया। दरगावती का दहशत से रंग उड़ गया। गुलखान ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा, किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश ना करना, मेरा पिस्तौल भरा हुआ है, इस औरत के साथ एक ही गोली काफ़ी होगी। मैंने ये जाहिर किया कि जैसे ही मैं ज़रा नहीं घबराया हूँ, मैं दरगावती पर यही जहर करना चाहता था। मैंने गुलखान से कहा, तुम क्या चाहते हो?
गुल खान ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने दरगावती की गर्दन को हल्का सा झटका देकर कहा, बता तुम्हारे जेवर और माल दौलत कहाँ पर है? अगर आवाज निकाली तो पिस्तौल की गोली तेरा भेजा उड़ा देगी। दरगावती को गुल खान ने सोफे पर से खींचकर अपने आगे खड़ा किया हुआ था। दरगावती की हालत बुरी हो रही थी, उस पर लर्जा तारी था। बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे ना मारना, सारे जेवर रुपए सामने वाली अलमारी में हैं। अलमारी की चाबी कहाँ है? गुल खान ने पूछा। अलमारी खुली हुई है, दरगावती ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। उसका साथी जो खंजर मेरी गर्दन पर रखे खड़ा था, वो प्रोग्राम के मुताबिक जानबूझकर थोड़ा गाफिल हो गया। गुल खान जैसे ही दरगावती को खींचता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा, मैंने गुल खान पर छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका पिस्तौल परे जा पड़ा। मैंने दरगावती को दिखाने के लिए गुल खान को जबड़ों पर जोर से मुक्का मारा और पिस्तौल उठाने लगा। इतने में उसका साथी खंजर से मुझ पर हमला आवर हुआ। मैंने उसे उठाकर सोफे के पीछे गिरा दिया और पिस्तौल उठाकर गर्ज कर कहा, ओए, तुमको पता नहीं था कि यहाँ शेर दिल जसवंत सिंह सोढ़ी बैठा हुआ है? मैं तो तुम दोनों को उड़ाकर रख दूंगा। गुल खान और उसका साथी, जैसा कि उन्हें समझा दिया गया था, हाथ खड़े करके एक तरफ खड़े थे। दरगावती मेरे साथ लग गई थी और उसका जिस्म अभी तक लर्ज रहा था। कहने लगी, जसवंत जी, इन्हें कत्ल न करना, मेरी बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा, अच्छा, तुम कहती हो तो इनकी जान बख्शी कर देता हूं, लेकिन मैं उन्हें पुलिस के हवाले जरूर करूंगा। दरगावती ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। खौफ के मारे अभी तक उसके हवास दुरुस्त नहीं हुए थे। कहने लगी, भगवान का वास्ता है, पुलिस यहाँ आई तो वो मुझे भी पकड़कर ले जाएगी। वो मुझे बड़ा ख्वार करेगी, इनको यहाँ से भगा दो। मैंने गुल खान से कहा, सुनो ए वड्डे गुंडिया, इस औरत ने तुम्हारी जान बचा ली है, तुम्हें जेल जाने से भी बचा लिया है, अब यहाँ से भाग जाओ। अगर फिर कभी इस घर का रुख किया तो याद रखना, मैं यहाँ तुम्हारे स्वागत को मौजूद हूँगा, फिर मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुल खान ने पहले से तयशुदा मुकाल में बोलते हुए कहा, ठीक है सरदार जी, हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। मैंने गुल खान का पिस्तौल और उसके साथी का खंजर अपने कब्जे में कर दिया और उठकर उनके करीब गया। दोनों की पीठ पर एक एक लात मारी और उन्हें कमरे से निकालकर कोठी के बरामदे में ले आया। बाहर आकर देखा तो मंसूबे के मुताबिक उन्होंने चौकीदार के मुंह में कपड़ा ठोंसकर उसे सटूल के साथ बांध रखा था। बरामदे में आकर गुल खान ने सरगोशी में पूछा, कोई गलती तो नहीं रह गई? मैंने आहिस्ता से कहा, सब काम ठीक हुआ है। फिर ऊंची आवाज में दोनों को बेजरर सी गाली देकर कहा, खबरदार, अगर दोबारा इधर मैंने तुमको देखा, याद रखो मैं पंजाबी भी हूं और सिख भी हूं, दफा हो जाओ। बरामदे के ऊपर रोशन बल्ब की रोशनी में बंधा हुआ चौकीदार हमें देख रहा था। गुल खान और उसका साथी दोनों भागकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। पिस्तौल मेरे एक हाथ में था, दूसरे हाथ में खंजर था। मैंने चौकीदार के मुंह से कपड़ा निकाला, उसकी रस्सियां खोली, वो कांप रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि डाकुओं को भगा दिया है। फौरन वापस दरगावती के कमरे में आया। वो सोफे पर पड़ी थी, उसका रंग अभी तक जर्द था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने उसे गिलास में पानी लाकर पिलाया और उसका सर अपने जानू पर रखकर उसे हौसला दिया कि घबराने की अब कौन सी बात है, मैंने डाकुओं को भगा दिया है। फिर पिस्तौल और खंजर मेज पर रखते हुए कहा, दरगाह जी, तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें छोड़ दिया, वरना मैं दोनों का खून करने वाला था। दरगावती ने अपना सर मेरे साथ लगा दिया और रोते हुए बोली, जसवंत जी, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती। वो रो रही थी। मैंने उसे उठाकर सोफे पर बिठा दिया और कहा, दरगाह जी, रोने की कौन सी बात है, भला मेरे होते हुए किस में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारी तरफ बुरी नजर भी देखे। वो मेरे साथ लगकर बोली, भगवान के लिए मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़कर न जाना। मैंने कहा, बादशाहो, अब तो जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हें छोड़कर अब कहां जा सकते हैं। वो जरा अपने होशो हवास में आई तो हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने कहा, कैसी बातें करती हो दरगाह जी, तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। वो मेरी बहादुरी और जवामर्दी से बेहद मुतासिर हुई थी। कहने लगी, जसवंत जी, अगर तुम हिम्मत से काम न लेते तो मैं लुट गई थी। एक बात का मुझे जिंदगी में तजर्बा भी हुआ है और मेरा मुशाहिदा भी है। वो बात यह है कि औरत मर्द के हुस्न, उसकी शोहरत और उसकी दौलत से भी मुतासिर होती है, मगर जितना मुतासिर वो मर्द की बहादुरी से होती है और किसी चीज़ से इतना मुतासिर नहीं होती।
शायद ये कुदरती बात है, बहादुर मर्द की औरत दिल से कदर करती है। मैंने ये सारा ड्रामा भी इसीलिए रचाया था कि वो मुझसे सिर्फ शिद्दत के साथ मुतासिर ही ना हो बल्कि मेरी ज़ेरे बार एहसान हो जाए। फिर मुझे उससे जो काम निकालना था उसकी राह हमवार हो सकती थी। उसने मुझे ख़ास तौर पर मना कर दिया कि मैं उस वाक़े का जिक्र किसी से ना करूं। उसने चौकीदार को भी बुलाकर कहा, खबरदार किसी को इस वाक़े का पता ना चले। तुम समझो कि कुछ भी नहीं हुआ। साजंदे सो रहे होंगे, उन्हें भी कुछ ना बताना। मैं नहीं चाहती कि पुलिस मुझसे पूछ-पूछ के लिए यहाँ आए या मुझे थाने बुलाए। मेरी बड़ी बदनामी होगी। आज तक मेरे साथ कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। वो रात मैंने दरगावती के मकान पर ही बसर की। दूसरे रोज़ भी मैं दोपहर तक उसके पास ही रहा। फिर रात को आने का कहकर चला गया। गुलखान और उसका साथी मेरी प्लानिंग के मुताबिक वापस दिल्ली रवाना हो चुके थे। मेरे मिशन का पहला मरला मुकम्मल हो गया था। उसके दूसरे मरले पर काम शुरू करना था। मैं रात को दरगावती के पास गया तो उसके लिए रेशमी साड़ी का एक तोहफा भी लेता गया। वो मुझे देखकर और साड़ी का तोहफा लेकर बड़ी खुश हुई। मुझसे रात के वाक़े के बारे में बात करके मेरी बहादुरी की तारीफ़ें करने लगी। हम चाय पी रहे थे। मैंने उसे कहा, दरगाह जी, आज मुझे कोई अपनी पसंद की चीज़ सुनाओ। सजंदों ने साज छेड़ दिए। दरगावती ने खुदा जाने किसकी गज़ल सुनाई। गज़ल की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं अपने अगले मरहले की इब्तिदा करने वाला था और उसी के बारे में सोच रहा था, मगर इस दौरान उसे 100 रुपए की 1000 की वेलें देना मैं नहीं भूला था। ये बहुत ज़रूरी था। मैं तकरीबन हर दूसरे रोज़ उसे 1000 रुपए किसी बहाने दे देता था। मुझसे बढ़कर तमाशबीन उसे कहाँ मिल सकता था, और अब तो वो मेरी मुरीदनी सी बन गई थी। उसने मुझे साफ साफ कहा था कि रात को मेरी जगह दूसरा तमाशबीन होता तो भाग जाता। गज़ल ख़त्म हुई तो मैंने बातों ही बातों में उसे कहा, दरगाह जी, मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली छोड़कर मैं रेवाड़ी में आ जाऊँ। पिताजी ने मेरे हिस्से की जायदाद पहले ही अलग कर दी थी और मैंने उसे बेचकर 10 लाख रुपए अपने पास जमा करवा रखे हैं। सोचता हूँ ये सारे रुपए यहाँ रेवाड़ी के किसी बैंक में जमा करवा दूँ और कोई मकान लेकर रहने लगूँ। मैंने महसूस किया कि 10 लाख का सुनकर दरगावती की आंखों में एक चमक आ गई थी। आनी भी चाहिए थी। कहने लगी, तो तुम यहाँ आ क्यों नहीं जाते? बेशक मेरे पास ही रह लेना। मैंने कहा, नहीं दरगाह, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ कोई मकान ले लूँगा। मैं मकान ले सकता हूँ। दरगावती मेरे करीब हो गई। मैं तुम्हें बड़ा अच्छा मकान ले दूँगी, तुम फिक्र न करो। मैंने फिक्रमंद होने की अदाकारी करते हुए कहा, लेकिन मैं कोई काम भी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैं बाप की जायदाद पर ऐशो इशरत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी सी मुलाजमत भी कर लूँ ताकि समाज में मेरी थोड़ी बहुत इज्जत भी बन जाए, लोग मुझे जिम्मेदार आदमी समझने लगें। दरगावती ने मेरे मजीद करीब होते हुए पूछा, तुम कहाँ मुलाजमत करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने दरगावती की तरफ देखा। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? वो बड़े फख्र के साथ कहने लगी, तुम्हें तो मालूम ही है, हफ्ते की रात को मेरे पास एक पुराने मेहरबान आते हैं। मैंने तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं था क्योंकि ये तुम्हारा ज़ाती मामला था। वो बोली, जानते हो वो मेरा दोस्त और मेहरबान कौन है? कोई लखपति सेठ होगा। मैंने हंस कर कहा। कहने लगी, नहीं, वो बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। उसका नाम सरदार अर्जन सिंह सोढी है। उसकी ज़ात भी वही है जो तुम्हारी ज़ात है। वो मेरी क्या मदद करेगा? मैंने बेनियाजी से कहा। दरगावती ने मेरी तरफ झुककर बड़ी राजदारी के अंदाज में कहा, रामगढ़ में कोई दफ्तर है, वहाँ वो सबसे बड़ा अफसर लगा हुआ है। मैं उसे कहकर तुम्हें वहाँ अच्छी सी मुलाजमत दिलवा दूंगी। मैंने कहा, अगर ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है। फिर मैं जब चाहूँ तुम्हारे पास भी आ जाया करूँगा। वो बोली, रामगढ़ यहाँ से कौन सा दूर है? तुम यहाँ से सुबह जाकर शाम को वापस आ जाया करना। मैंने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा, यह हो जाए तो मैं घर वालों को भी बता सकूंगा कि मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया हूँ। इजाज़त मिलते ही मैं 10 लाख रुपए दिल्ली वाले अपने बैंक से यहाँ रेवाड़ी के बैंक में जमा करवा दूंगा। मगर सरदार जी तुम्हारी बात मान जाएंगे, मेरे पास BSc का सर्टिफिकेट भी है। वो गर्दन ऊंची करके कहने लगी, उसकी तुम फिक्र न करो, सरदार जी तो मेरे गुलाम हैं। बस इस हफ्ते वो आएंगे तो उनसे बात करके तुमसे मिलवा भी दूंगी। तुम ऐसा करना, मुझे अपनी BSc का सर्टिफिकेट दिल्ली से मंगवा देना। मैंने कहा, वो तो मेरे पास ही है, मैं कल लेता आऊँगा।
इतना मुझे मालूम था कि सरदार जी एक खुफिया एडमी सेंटर के डायरेक्टर हैं। शायद वो एक तवाइफ के कहने पर मुझे वहां मुलाजमत ना दें। शायद उन्होंने दरगावती को बताया ही ना हो कि वो एटमी सेंटर के डायरेक्टर हैं। बहरहाल मेरे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्स्ट क्लास BSc पास करने का जो सर्टिफिकेट था वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता था। दूसरे रोज मैं रात को दरगावती के यहाँ गया तो अपना नकली सर्टिफिकेट भी लिफाफे में डालकर लेता गया। मजीद कुछ दिन गुजर गए, फिर हफ्ते की रात आ गई। उस रात दरगावती ने सरदार अर्जन सिंह सोडी से मेरी नौकरी के बारे में बात करनी थी। मैं उस रात होटल में ही रहा, दूसरा दिन भी होटल में ही गुजारा। रात को दरगावती के यहाँ गया तो वो बड़ी खुश थी। कहने लगी, जसवंत जी तुम्हारा काम हो गया समझो। उसने खुदा जाने किस नाजुक लम्हे के दौरान सरदार जी से मेरी बाबत बात की थी कि सरदार जी ने मुझे नौकरी दिलाने की हामी भर ली थी, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई थी कि मैं अगले हफ्ते आऊंगा और उम्मीदवार नौजवान से भी मिलूंगा और उसका सर्टिफिकेट भी देखूंगा। मैंने जानबूझकर ज्यादा खुशी का इजहार न किया। भगवान जाने सरदार जी ने तुम्हें यूं ही कह दिया होगा। दरगावती ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, याद रखो, औरत अगर किसी मर्द से कोई काम करवाना चाहे तो वो सब कुछ जानती है कि ये काम उसे किस तरह करवाना है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत हद तक ठीक कह रही थी। तारीख के इंसानी गवाह है कि तारीख के बड़े बड़े फैसले औरत के बिस्तर पर हुए हैं। न जाने कितने ऐसे खूनी इनकलाब हैं जिनके पीछे औरत का हाथ कार फरमा रहा है। औरत की ख्वाबगाह में मर्द पर एक ऐसा नाजुक वक्त आता है कि उस वक्त औरत उसे जो चाहे मनवा लेती है। दरगावती ने भी सरदार अर्जन सिंह सोडी के साथ ऐसा ही किया था, इसीलिए वो इतनी पुरएतमाद थी। मजीद एक हफ्ता गुजर गया। हफ्ते की शाम को सरदार अर्जन सिंह सोडी रामगढ़ से बल्कि राजगढ़ से रिवाड़ी दरगावती के घर पर आए तो मैं पहले से वहां मौजूद था। मुझे दरगावती ने दूसरे कमरे में बिठा दिया था। वो सरदार अर्जन सिंह सोडी को लेकर गाने बजाने वाले कमरे में चली गई। अंदर से गाने बजाने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई पौन घंटा गुजर गया। मैं अपने कमरे में बैठा चाय पीता रहा। सिगरेट की तलब पैदा हुई, मगर मैं सिगरेट नहीं पी रहा था क्योंकि मैं सिख बना हुआ था। मैं एहतियात के तौर पर अपनी जेब में भी सिगरेट नहीं रखता था। काफ़ी देर गुजर गई तो दरगावती कमरे से निकली। वो अपने बाल दुरुस्त कर रही थी। कहने लगी, आ जाओ। मैं गाने बजाने वाले कमरे में दाखिल हुआ तो सामने गाँव तकिए का सहारा लिए सरदार अर्जन सिंह सोडी इस तरह बैठे हुए थे कि उनकी कमीज पतलून से बाहर निकली हुई थी। सर पर उन्होंने जर्द रंग का रुमाल बांध रखा था। उनके हाथ में मेरा सर्टिफिकेट था, आंखों पर चश्मा लगा था और वो मेरे सर्टिफिकेट को गौर से देख रहे थे। मैंने आते ही बड़े अदब से हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा और उसी अदब के साथ उनके पाँव के पास एक होकर बैठ गया। सरदार साहब की उम्र 60 की हो चुकी थी। दाढ़ी काफ़ी सफ़ेद होगी, जिन्हें खजाब लगा हुआ था। दाढ़ी को उन्होंने स्याह किया हुआ था, जिस्म भारी था। उन्होंने सर्टिफिकेट से नजरें हटाकर मेरी तरफ घूर कर देखा। दरगावती उनके पास बैठ गई। कहने लगी, लड़का BSc पास है, फिर ये भी सोडी है, उसे अपने दफ्तर में किसी काम पर लगवा दे, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी। सरदार ने पूछा, न्यूक्लियर फिजिक्स की तुमने थ्योरी पढ़ी है कि प्रैक्टिकल भी किया है? मैंने कहा, प्रैक्टिकल भी करता रहा हूँ सर। मैंने ये सब्जेक्ट इसीलिए सिलेक्ट किया था सर कि मुझे न्यूक्लियर साइंस का बड़ा शौक था। मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ी है सर। सरदार अर्जन सिंह सोडी ने दोबारा मेरे सर्टिफिकेट पर निगाह डाली। तुम्हारी डिवीजन भी फर्स्ट क्लास है। मैं कुछ कहने लगा तो दरगावती ने इशारे से मुझे मना कर दिया। मैं खामोश रहा। सरदार जी ने सर्टिफिकेट मुझे देते हुए कहा, तुम एक दिन बाद राजगढ़ मेरे मकान पर आकर मुझे मिल लेना। मैं सोचूंगा कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सर्टिफिकेट लेकर सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और दरगावती के दूसरे इशारे पर उसे सत श्री अकाल कहकर बड़े अदब से कमरे से निकल आया। यहाँ मैं बात को मुख्तसर करते हुए आपको बताता हूँ कि 2 दिन के बाद मैं रिवाड़ी से राजगढ़ सरदार जी के दिए हुए एड्रेस पर पहुँच गया। सरदार जी अपनी कोठी नुमा क्वार्टर के लान में कुर्सी मेज डालकर बैठे थे। शाम का वक्त था। फिजा में हल्की हल्की खनगी थी। ये सुबह राजस्थान का शुमाल मगरबी इलाका था। यहाँ सर्दियों में दिन के वक्त हल्की गर्मी होती है, रात को ठंड जरूर होती है। शाम के वक्त मौसम बेहद खुशगवार होता है। मेज पर बियर की बोतल पड़ी थी। एक गिलास में आधी बियर नजर आ रही थी। सरदार अर्जन सिंह जी ने पतली सी जर्सी और पतलून पहन रखी थी। सर पर रुमाल बंधा था, घुटनों पर तौलिया पड़ा था। मैंने हाथ बांधकर सत श्री अकाल कहा और अदब से एक तरफ होकर खड़ा हो गया।
सरदार जी ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बैद की एक कुर्सी खाली पड़ी थी, मैं सिमट कर उस पर बैठ गया। सरदार जी ने नौकर को बुलाकर अंदर से कापी पेंसिल मंगवाई। कापी मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, लिखो डायरेक्टर जनरल मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रामगढ़। मैं कापी पर अंग्रेजी में लिखता चला गया। सरदार जी ने कहा, यह कागज फाड़कर अपने पास रख लो। कल डायरेक्टर जनरल के नाम एक एप्लीकेशन लिखकर आना कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का BSc हूँ, मुझे मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरे लायक कोई नौकरी अता की जाए। साथ ही सर्टिफिकेट की एक कापी लगा देना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई काम मिल जाए। यहाँ किसी से जिक्र न करना कि तुम मुझसे मिलने आए थे। अब तुम जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ। मैं सत श्री अकाल कहकर खामोशी से वापस चला गया। अगले रोज मैंने एक दरखास्त लिखी, उसके साथ अपने जेली सर्टिफिकेट की कापी लगाई और शाम के वक्त सरदार जी के पास जाकर उन्हें दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम वापस रेवाड़ी चले जाओ। मैं दरगावती को जो बताना होगा बता दूंगा और किसी से मेरी बाबत कोई बात न करना। मैंने हाथ बांध कर कहा, सर मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। तुम्हारे माता पिता दिल्ली में ही होते हैं। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि दरगावती ने उसे बता दिया होगा, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मेरे माँ बाप दिल्ली में हैं। हाँ जी, दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन मेरी उनसे बनती नहीं। पिताजी मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता। मैंने पढ़ लिख कर गिनवाया है। सरदार अर्जन सिंह सोढ़ी ने जरा सख्त लहजे में कहा, मुझे तेरे माता पिता के हालात से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दरगावती की सिफारिश ना होती तो तुम यहाँ आ भी नहीं सकते थे। अपने माता पिता को भी न बताना कि तुम यहाँ काम करते हो। मैं बड़ा खुश हुआ। इस जुमले से साफ ज़ाहिर होता था कि सरदार जी ने मुझे वहाँ नौकरी दे दी है। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई थी। दरखास्त पर उन्होंने महकमे का नाम मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखवाया था। यह भी मुमकिन था कि वो एटमी रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर को ज़ाहिर ना करना चाहते हों। मैंने वफादार खादमों की तरह फौरन हाथ बांध कर कहा, सर मुझे क्या ज़रूरत है माता पिता को भी बताने की, मैं तो पहले ही उनसे नहीं मिलता, अब जाओ। मैं चलने लगा तो सरदार जी ने कहा, और सुनो, दरगावती के यहाँ भी ज्यादा मत जाना, क्या समझे? समझ गया सर, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। सरदार जी ने उंगली हिलाकर मुझे चले जाने का इशारा किया। मैं इस रोज वापस रेवाड़ी और वहां से दिल्ली पहुंच गया। अब मुझे 1-2 दिन के बाद दरगावती से राब्ता कायम करके अपनी नौकरी के बारे में मालूम करता था, जो यकीनन मुझे मिल चुकी थी। दिल्ली आकर मैंने गुल खान और प्रोफेसर जमशेद को अपनी कामयाबी का मजदा सुनाया। प्रोफेसर जमशेद खुश भी हुआ और हैरान भी। ये काम औरत की वजह से हुआ है। सरदार अर्जन सिंह सोढ़ी ने सिख होने का सबूत फराम किया है। उसकी जगह कोई हिंदू होता तो तुम्हें करीब भी ना फटकने देता, क्योंकि रामगढ़ का जेर जमीन एटमी रिसर्च सेंटर इंडिया के हिस्सास तरीन और अहम तरीन साइंसी इदारों में से है। गुल खान कहने लगा, हमने भी तो डाकुओं का बड़ा कामयाब रोल अदा किया था। ये वाकया अपना काम दिखा गया। मैंने हंस कर कहा, मुझे यकीन है कि 2-3 दिनों के बाद मैं रामगढ़ के एटमी रिसर्च सेंटर में कोई न कोई ड्यूटी दे रहा हूँगा। प्रोफेसर जमशेद बोला, मैं हैरान हूँ कि अर्जन सिंह सोढ़ी ने तुम्हारे माँ बाप के बारे में भी कोई तहकीक नहीं की। हालांकि वहाँ जिस किसी को मुलाजिम रखा जाता है उसकी बेहद स्क्रूटनी होती है। उसके सारे खानदान के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो। ये हम सब की खुशकिस्मती है, गुल खान ने कहा। प्रोफेसर जमशेद कहने लगा, एटमी सेंटर में मुलाजिम होने के बाद तुम्हें जेर ज़मीन वहाँ के तमाम शोबों के नक्शे दिखाकर या नक्शे तैयार करके मुझे दिखाने होंगे। उन्हें देखकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मकाम पर टाइम बम लगाने होंगे। मैंने कहा, ऐसा ही करूंगा, क्योंकि एक एतबार से मैं वहाँ अजनबी हूँगा। प्रोफेसर कहने लगा, लेकिन तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिखा है कि तुमने न्यूक्लियर साइंस में BSc पास किया है। इस एतबार से तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स की इब्तदाई मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया, कुछ इब्तदाई मालूमात का मुझे इल्म है, बाकी मैं 2 दिन यहाँ पर हूँ, कुछ तुमसे मालूमात हासिल करूँगा। रात के 1 बजे के बाद वो दोनों चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।